नमस्कार दोस्तों आज कुछ एक बातें थोड़ा सा लीक से हट के कर लें। अगले महीने 6 जुलाई को वर्तमान दलाई लामा 86 वर्ष के हो जाएंगे और 87 में प्रवेश करेंगे। उस शख्स का कद इतना ऊंचा है कि आज भी जिस देश से 1959 में उनको निकाला गया था, या वो खुद निकल आए थे अपने समर्थकों के साथ और भारत में शरण ली थी, उस देश में उनकी इतनी लंबी गैर मौजूदगी के बावजूद भी लोग उन्हीं को अपना मसीहा मानते हैं, उन्हीं को अपना जो दलाई लामा का जो पद है उसका अवतार मानते हैं। और उनकी कोई भी बात जो है उसको बेशक वहाँ सरकारी तौर पर तो एलानिया वो स्वीकार ना कर सकें, लेकिन अपने घरों में आज भी वो उसी श्रद्धा, आस्था और विश्वास के साथ वो उसी दलाई लामा का हुक्म मानते हैं जो आज गद्दी पर बैठे हैं। और ये वर्तमान दलाई लामा ने मित्रों इतने अरसे में भारत में रह के 2 बातें विशेष रूप से अर्जित की हैं। एक तो यह कि दुनिया भर में अथाह सत्कार, सम्मान मिला है, स्नेह मिला है। ये एक बहुत बड़ी रिकॉग्निशन होती है कि आदमी किसी अपने देश से भागकर निर्वासित सरकार का गठन करे दूसरे देश में आकर, और लगातार आप मान के चलिए कि अब 60 साल 61 साल हो गए हैं, 61 साल या 62 साल का अरसा है, और इस अरसे में कहीं भी उस दलाई लामा का, वर्तमान दलाई लामा का जो अस्तित्व है या उनकी जो निर्वासित सरकार का जो लेखा जोखा है, जो काम, जो क्रियाकलाप है, वो कहीं भी थमा नहीं है। ये एक बहुत बड़ी बात होती है। और ये करिश्मा मित्रों, ये किसी डिटेक्टिव एजेंसी या मैनेजमेंट एजेंसी की ये कोई कर्तव्य चीज़ों में शामिल नहीं होता। ये कर्तव्य नहीं है, ये अर्न किया हुआ, कमाया हुआ एक प्रकार से अर्जित सम्मान है, जिसके बूते पर ये सब कुछ मिलता है। अब वर्तमान में उनकी प्रासंगिकता इसलिए बढ़ गई है कि चीन ये कहता है कि नया दलाई लामा चुनने का अधिकार सिर्फ बीजिंग की सरकार को है, किसी और को नहीं है। वो अभी यही मानते हैं कि तिब्बत उनका हिस्सा है और इस वक्त उनका अधिकार भी है उस हिस्से पर, और उसी हिस्से के नाते वो दलाई लामा अगला कौन होगा ये तय करने का वो अधिकार भी घोषित कर चुके हैं कि ये किसी भी और शख्सियत को अधिकार नहीं है कि वो नए दलाई लामा का चयन कर सके या उनका मनोनयन कर सके, नॉमिनेशन कर सके। ये पॉसिबल नहीं है। वही होगा जो चीन की वर्तमान सरकार तय करेगी। इस पद को समाप्त करने का प्रयास या जोखिम या गुस्ताखी चीन भी नहीं कर पा रहा। आप अंदाज़ा लगाइए कि जब कोई शख्स दिलों पर राज करता है तो वो कितना गहराई तक उतर जाता है कि चीन जैसी सरकार, जहाँ हर जगह पर लोहे की दीवारें हैं, जहाँ कुछ मालूम ही नहीं पड़ता कि वहाँ क्या हो रहा है, ऐसी सरकार की हुकूमत में भी जो दलाई लामा के पद की जो बुलंदियाँ हैं वो बिल्कुल कायम हैं। और चीन की कोशिश है कि किसी भी तरह से मैं इसको ऐसा मैनेज करूं। अब दिक्कत, जो सबसे बड़ी समस्या है मित्रों, कि दलाई लामा का चयन अपने आप में एक बड़ी जटिल प्रक्रिया है। और जटिल प्रक्रिया इस कदर है कि कोई निर्णय वो करने वाली कोई काउंसिल नहीं है। वहाँ जितने भी मठों के जो मठाधिपति हैं तिब्बत में, या जो इस तिब्बती बौद्ध धर्म को जो मानने वाले लोग हैं, वो बैठ के तय करते हैं कि अगला दलाई लामा कौन होगा। और उसके लिए कुछ एक उनको चिन्ह, निशानियाँ, कुछ संकेत प्रकृति की ओर से मिलते हैं और तब उसकी तलाश कर देते हैं। आप हैरान होंगे कि वर्तमान दलाई लामा को जब इनका पद दिया गया तो उनकी उम्र सिर्फ 6 साल थी, सिर्फ 6 साल की उम्र। और 80 साल से वो शख्स निरंतर उसी पद पर आसीन है जिसमें 6 वर्ष की उम्र में उसको बैठाया गया था। और उसमें उस वक्त तो बात और थी, दलाई लामा के पास अपने रक्षकों का भी एक टोला था, क्योंकि उन्हें व्यापक पैमाने पर अपने देश में, तिब्बत में जितने भी बौद्ध धर्म के केंद्र थे, जितने भी लामा रहते थे, उन सब का नियंत्रण उनके हाथ में होता था और उनकी बात जो कही गई होती थी वो अंतिम होती थी। और मित्रों, ऐसा नहीं है कि जब 6 साल के बच्चे को उन्होंने बैठा दिया दलाई लामा के पद पर तो उन्होंने जो उसकी जो बात बचपन में मुंह से निकली पूरी कर ली ना, ऐसा नहीं हुआ। चयन के बाद उनके सामने बहुत सारे पिछले दलाई लामा के जो प्रतीक चिन्ह हैं वो रखे गए
और ये एक टेस्ट होता है कि अगर वो सही प्रतीक चिन्हों को निशानदेही करते हैं और सही दिशा की ओर निशानदेही करते हैं सही दिशा की, तभी जाकर उन्हें घोषित किया जाता है कि इस व्यक्ति ने अपने पूर्व जन्म के सारे संकेतों का, सारे जो इनको संकेत दिए गए उनका इसने अनुपालन भी किया और उन संकेतों के अनुसार उनकी पुष्टि की अपने होने की। अर्थात पिछले दलाई लामा ने वर्तमान दलाई लामा के रूप में जन्म लिया है, इस बात की पुष्टि 6 साल के बच्चे ने की और इससे पहले भी यही होता रहा है। और मित्रों, उसके बाद फिर 6 साल के बच्चे को जब गद्दी पर बैठाया गया, जब उन्हें सत्ता सौंपी गई, तो उसके बाद भी उनके प्रशिक्षण का बड़ा तीखा कार्यक्रम किया गया। उनके प्रशिक्षण में उन्हें सिर्फ तिब्बती भाषा नहीं बल्कि अन्य भाषाओं का ज्ञान भी दिया गया, सभी धर्म ग्रंथों का ज्ञान दिया गया, ताकि वो लोग ये नहीं चाहते थे कि उनका जो अगला जो अवतार है, जो उनका जो इस वक्त जो घोषित रूप से मुखिया है उनके परिवार का, तिब्बती बौद्ध धर्म के परिवार का जो मुखिया है, जो एक अवतारी पुरुष है, वो कहीं भी किसी भी ज्ञान के संदर्भ में, ज्ञान के प्रदेश में कहीं भी वो कुछ नज़र आए कि उसमें कमियां हैं या उसे ज्ञान नहीं है, तो उसे पूरी तरह से बौद्धिक क्षमता का विकास करने का अवसर दिया गया। और ये सारी चीज़ें मित्रों बड़ी जटिल हैं। अब चीन के सामने 2 रास्ते हैं। एक रास्ता यह है कि जो इलेक्टोरल कॉलेज तथा कथित है, इलेक्टोरल कॉलेज जैसे हम आसानी से समझने के लिए हम उसको इलेक्टोरल कॉलेज का नाम दे सकते हैं, जिसमें जो तिब्बत के जो अलग अलग मठ हैं, उनके जो मठाधीश हैं या उनके अध्यक्ष हैं, वो उसकी फॉर्मेशन में आते हैं उस इलेक्टोरल कॉलेज की। अब उन सब को कैसे चीन मैनेज करेगा और कैसे अपनी कठपुतली के रूप में किसी नए बच्चे को या किसी नए युवा को इस पद पर भावी दलाई लामा के रूप में घोषित करेगा, ये चीन के सामने भी समस्या है और इसका वो हल निकालने का प्रयास कर रहे हैं। और चीन का अब तक का इतिहास बताता है कि उन्होंने सदा षड्यंत्रों और जोड़ तोड़ के द्वारा ही चीज़ें पैदा की हैं और एक लौह दीवार बना रखी है अपने गिर्द, ताकि कोई भी बाहर की दुनिया को इस बात का पता भी ना चल सके भीतर क्या हो रहा है, भावी दलाई लामा के बारे में चीन कौन सी प्रक्रिया अपना रहा है। तो चीन के सामने एक तो समस्या इलेक्टोरल कॉलेज के लोगों को मैनेज करने की है। दूसरी समस्या उनके सामने ये भी है कि अगर उसके बाद, उसके पूरे प्रशिक्षण के बाद वही हुआ जो जिद्दू कृष्णमूर्ति के साथ हुआ था, अगर वही हुआ कि उसने बड़े होने पर उसने विद्वत्ता पूरी की पूरी प्राप्त करने के बाद, अर्जित करने के बाद ये कह दिया कि मैं किसी का एक कठपुतली नहीं हूँ, किसी देश की या किसी राजा की या किसी वंश की या किसी तंत्र की, तो क्या होगा। जिद्दू कृष्णमूर्ति की कहानी क्या है मित्रों, किसी और एपिसोड में विस्तार से बात करेंगे, बड़ी दिलचस्प उसमें कथा है। बहरहाल वर्तमान संदर्भ में भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत इसमें अपनी भूमिका जो है इसको निभाए, क्योंकि उसके कारण है कि तिब्बत से हमारा सांस्कृतिक रिश्ता है और तिब्बत से हमारे प्राचीन जो हमारे जितने भी विद्वान जो गए वहाँ से प्राचीन ग्रंथों की पांडुलिपियाँ तिब्बत से लेकर आते थे और ऐसा करने वालों में हमारे राहुल सांकृत्यायन सबसे मुख्य थे। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें उनसे जोड़ती हैं। फिर गौतम बुद्ध हमें जोड़ते हैं दोनों देशों को। जितना सम्मान वहाँ है तिब्बत में बुद्ध धर्म का, उतना ही सम्मान भारत में है। और इन सब चीज़ों को लेकर दिलचस्पी का मरकज़ है कि आगे क्या होगा, चीन क्या करेगा, ये अभी कुछ स्पष्ट नहीं है। बहरहाल 6 जुलाई को वर्तमान दलाई लामा जो हैं वो 86 वर्ष के हो जाएंगे और शुभकामनाएं करें कि वो शतायु हों, लेकिन उनकी अपनी इच्छा भी है कि उनके जीवन काल में ही भावी दलाई लामा का चयन जो है वो हो जाए। कैसे होगा कुछ पता नहीं है। शुक्रिया दोस्तों।